जिनके कहने पर चली थी भारत में आजादी की आंधी। फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जिनके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और चलो दिल्ली के नारे पर बन गई थी आजाद भारत की पहली सेना आजाद हिंद फौज। फिर क्यों खो गई इतिहास के पन्नों में भारत की आजादी से जुड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी। मित्रों, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के दो ऐसे महानायक थे जिनमें एक ने लाठी और अहिंसा के दम पर अपने पीछे करोड़ों भारतीयों को खड़ा कर दिया था और उनके भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी, जबकि दूसरे ने विदेश की मिट्टी पर आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक उठाकर चलो दिल्ली के नाम पर ऐसी मुहिम छेड़ दी कि ब्रिटिशर्स कांप गए और भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मौजूद भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा विद्रोह छेड़ दिया कि उनके पास देश छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन आज भी जब भारत की आजादी में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान की बात होती है तो विवाद क्यों छिड़ जाता है? क्या गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया या फिर नेताजी ने? और क्यों पूरे भारत को एकजुट करने वाले गांधी जी के लिए कहा जाता है कि वो ब्रिटिशर्स के सामने मजबूर हो जाते थे? जानेंगे गांधी जी और नेताजी से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी सच्ची कहानियां इस वीडियो में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 1920 सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में लगे लोग कहीं देशभक्ति के गीत गा रहे थे, कहीं भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तो कहीं लोग मौन बैठकर आजादी की मांग कर रहे थे। यह दृश्य था असहयोग आंदोलन का। इस देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि समग्र भारत अंग्रेजों का सहकार बनना बंद कर दे, मजदूर फैक्ट्री में जाकर काम नहीं करें, रेलवे ट्रैक्स बिछाना बंद कर दीजिए, अंग्रेजी कपड़े खरीदने के बजाय खुद चरखा चलाकर अपने कपड़े बनाइए, ब्रिटिश उत्पादों का खुलकर बहिष्कार कीजिए और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। आज से ठीक 105 साल पहले 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ यह आंदोलन देखते ही देखते पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। महज 2 सालों में अंग्रेजी सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह से हिल गई थी। ब्रिटिश अधिकारी बौखलाए हुए थे, भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग बापू के बताए अहिंसा के रास्ते पर अडिग रहे। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था और यह दृश्य देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन फिर आया 4 फरवरी 1922 का वो काला दिन, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इस दिन गोरखपुर के पास चोरी चौरा नाम के जगह पर ब्रिटिश पुलिस निर्दोष आंदोलनकारियों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही थी। यह अत्याचार देखकर क्रांतिकारियों का सब्र टूट गया। भीड़ गुस्से में पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ी और देखते ही देखते उस थाने में आग लगा दी गई। थाने में छिपे 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी उस आग में जिंदा जलकर मर गए, जिससे गांधी जी को गहरा झटका लगा और वे काफी परेशान रहने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस लेते हुए कहा, अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी और आप उनकी आंख फोड़ोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर गांधी जी ये कदम नहीं उठाते तो ब्रिटिशर्स 1947 से 25 साल पहले ही भारत छोड़कर भाग जाते। लेकिन क्या ये कदम उठाना जरूरी था या फिर गांधी जी मजबूर हो गए? ये जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि आप हमें कमेंट्स में बताएं। इसके अलावा गांधी जी पर अक्सर एक और इल्जाम लगता है कि दांडी सत्याग्रह के बाद जब ब्रिटिश सरकार कांप उठी थी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता करके 60,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया था, तब वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी भी रुकवा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
इसे लेकर करोड़ों देशवासियों ने गांधी जी के समझौते का विरोध किया था। तभी अपना पक्ष रखते हुए गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा था, स्वराज में जितने भी तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मेरे पास समझाने की जितनी शक्ति थी वो मैंने इस्तेमाल की। 23वीं तारीख की सुबह मैंने वायसराय को एक निजी पत्र लिखा जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। हालांकि अगर हम इतिहासकारों की माने तो 23 मार्च 1931 के दिन वायसराय को चिट्ठी लिखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तब तो बहुत देर हो चुकी थी और शायद गांधी जी ने यह चिट्ठी सिर्फ अपने बचाव में लिखी ताकि देशवासी उनका साथ दें। तो क्या भगत सिंह का साथ न देना गांधी जी के अहिंसा से जुड़े वसूलों के लिए जरूरी था, या फिर ब्रिटिशर्स के सामने एक और बार झुकना उनकी मजबूरी थी? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अब भारत को आजादी दिलवाने में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की कितनी भूमिका थी वो समझने के लिए चलते हैं 40 के दशक में। 8 अगस्त 1942 हमेशा शांत रहने वाले महात्मा गांधी पहली बार भड़क उठे, मानो अब उनकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी हो। उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में गरजती हुई आवाज में कहा, मुझे तुरंत आजादी चाहिए, आज ही रात को, अगर हो सके तो भोर होने से पहले। ये वही दिन था जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी और क्रांतिकारियों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। अब भोर होने से पहले आजादी तो नहीं मिली, लेकिन गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें किसी आम जेल में नहीं रखा गया, बल्कि पूना के आगा खान पैलेस में नजरबंद कर दिया गया, जहां चारों तरफ 76 ब्रिटिश पुलिस कर्मियों की कड़ी पहरेदारी लगी थी। लेकिन उन्होंने आजादी की जंग नहीं छोड़ी। उन्होंने वायसराय लिन लिथिगो को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे 9 फरवरी से 21 दिनों का उपवास रखने जा रहे हैं। ये खबर ब्रिटेन पहुंची तो वहां के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दिल्ली संदेश भेजा कि अगर गांधी भूख से मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दीजिए, ये उनका नाटक है। लेकिन चर्चिल नहीं जानते थे कि यह नाटक नहीं बल्कि एक बूढ़े महात्मा की असली तपस्या थी। 21 दिन के उपवास में गांधी जी का वजन 20 पाउंड तक कम हो गया और उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि पूरा देश मान बैठा था कि शायद उनका यह आखिरी सत्याग्रह होगा। मगर जब गांधी जी ने उपवास तोड़ा, भारत की जनता जैसे बिजली की तरह दौड़ने लगी। हर तरफ आजादी का जुनून और भी तेज हो गया। अंग्रेजों के दमन और अत्याचार बढ़ते गए, हजारों गिरफ्तारियां हुई, गोलियां चली, गांव के गांव जला दिए गए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब हिंदुस्तानी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को पहली बार एहसास करा दिया कि अब भारत पर राज करना लगभग नामुमकिन हो चुका है और उन्होंने अपने बोरिए बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन क्या सिर्फ गांधी जी का आंदोलन ही अंग्रेजों को झुकाने के लिए काफी था, या फिर असली भूचाल 1943 में उठने वाला था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ चलो दिल्ली का बिगुल बजाया? यह समझने के लिए हमें चलना होगा साल 1939 में, जब गांधी जी का विरोध होने के बावजूद चुनाव जीतकर नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। हर तरफ उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा था और कांग्रेस से गांधी जी की पकड़ कमजोर हो रही थी। सुभाष चंद्र बोस का 51 बैलों का रथ चंद्रबाबू की। लेकिन वैचारिक मतभेद इतने गहरे थे कि बोस ने उसी साल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अकेले ही आजादी की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उधर दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जलने लगी थी और इधर नेताजी ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वो चालाकी से वहां से भाग निकले और हाउस अरेस्ट से भागने के बाद सीधा जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्होंने विदेश की धरती पर इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज की नींव रखी। हेर हिटलर ने सुभाष बाबू स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। उस वक्त जापान नियंत्रित सिंगापुर के हेडक्वार्टर में इंडियन इंडिपेंडेंस फोर्स यानी कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी ने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया और 2 जुलाई के दिन नेताजी सिंगापुर पहुंचे। पूर्वी एशिया के
जहां का अध्यक्ष आजाद हिंद संघ को सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया और रास बिहारी बोस ने इसे इस्तीफा दे दिया। विदेश में रहने वाले हिंदुओं ने बनाई थी, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी चाहते थे। इंकलाब! इंकलाब! बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय! पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय! महात्मा गांधी की जय! आजाद हिंद फौज! सिंगापुर में एक दिन नेताजी ने एक सभा का आयोजन किया 1943 अक्टूबर 21, जहां आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करते हुए पहली बार उन्होंने चलो दिल्ली का नारा दिया, जिसका महत्व भारत की आजादी में कितना था वो आपको बताने की जरूरत नहीं। एक नारा निकल रहा और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस तो है फ्रांस की राजधानी और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह हो सके। तो इसलिए उन लोगों के मुंह से वो एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। लड़ाई छिड़ गई तो जापान के बहादुर सिपाहियों के मुंह से एक ही नारा उस वक्त निकल रहा था, चलो सिंगापुर। क्या होना चाहिए? हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है, और दिल्ली, चलो। उसी दिन आजाद हिंद सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, फिलीपींस और बर्मा जैसे देशों ने मान्यता दे दी और दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीयों ने जेवर पैसा बेचकर नेताजी की सरकार को मजबूत किया। बर्मा के एक रईस अब्दुल हबीब ने तो अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। कुछ दिनों बाद आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप, जो उन्हें ब्रिटिशर्स से जीत कर मिली थी, वो नेताजी को सौंप दिया। आईएनए ने कांग्रेस के तिरंगे को अपना झंडा चुना, लेकिन चरखे की जगह टीपू सुल्तान से प्रेरित कुलांचे भरता हुआ चीता रखा, जो उस दौड़ती आजादी का प्रतीक था जिसे नेताजी भारत की ओर ले जा रहे थे। उनका ध्येय वाक्य था, एतमाद, इत्तेफाक, कुर्बानी यानी विश्वास, एकता और बलिदान। अगले 2 सालों तक नेताजी का नेतृत्व चलता रहा। आजाद हिंद फौज विदेश में ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ रही थी और बारी थी इंडिया मेनलैंड में दाखिल होने की। तो 1944 आते आते आजाद हिंद फौज और जापानी सेना इम्फाल की ओर बढ़ चुकी थी। वही मोर्चा जिसे तोड़ दिया जाता तो असम का रास्ता खुल जाता और नेताजी चलो दिल्ली का सच बना लेते। जोएस लेब्रा लिखते हैं कि नेताजी ने जापानी कमांडर मुतागुची को भरोसा दिलाया था कि अगर आईएनए असम में घुस गई तो भारतीय जनता और ब्रिटिश इंडियन आर्मी दोनों अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन हालात जितने उम्मीदों से भरे थे उतने ही जटिल भी। जापानी सैनिकों को आजाद हिंद फौज के रिश्ते अब चुभने लगे थे। रसद रुकने लगी, सैनिक भूख से चावल और जंगल की घास मिलाकर खाने लगे। अप्रैल 1944 तक इम्फाल कोहिमा सेक्टर दुनिया के सबसे क्रूर युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। कीचड़, मलेरिया, बारिश, भूख और हर मोड़ पर मौत। फिर 22 जून को जापानियों ने जनरल शहनवाज खान को पीछे लौटने का आदेश दे दिया। वापसी किसी नरक से कम नहीं थी। घुटने भर कीचड़ में फंसे थके भूखे जवान, रास्ते में बिछी सैकड़ों लाशें। कुछ साथियों ने तो अंग्रेजों के हाथ न पड़ने के डर से खुद को गोली तक मार ली। ह्यूग टोए ने अपनी किताब द स्प्रिंगिंग टाइगर में लिखा है, जब आईएनए के सैनिकों ने इम्फाल के लिए मार्च शुरू किया तो उनके सैनिकों की संख्या 6000 थी, लेकिन लौटने वालों की संख्या मात्र 2000 रह गई। इस बीच 715 सैनिक बीच में लड़ाई छोड़कर भाग गए थे। 400 लोग लड़ाई में मारे गए। करीब 800 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और करीब 1500 लोगों की बीमारी और भुखमरी से मौत हुई। लेकिन इन सब के बीच एक सच इतिहास में दर्ज हो गया कि आईएनए पहली बार भारत की धरती पर दाखिल हुई थी और यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में ब्रिटिश राज के नींव को हिलाकर रख दिया। 13 मई की रात शहनवाज खान, जीएस ढिल्लो और आजाद हिंद फौज के करीब 50 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के लाल किले में बंद करके देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। पूछताछ पूरी होते ही इन्हें सलीमगढ़ किले में शिफ्ट कर दिया गया और अगस्त 1945 में ब्रिटिश सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि आईएनए नेताओं का कोर्ट मार्शल किया जाएगा ताकि पूरे भारत को इनके गुनाह दिखाए जा सके। लेकिन ब्रिटिश की मंशा
उल्टी पड़ गई, क्योंकि जैसे ही अखबारों से सेंसरशिप हटी और जनता को आईएनए की असली कहानी पता चली, तभी पूरा देश नेताजी और उनके सैनिकों के समर्थन में उठ खड़ा हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सभाओं में पहली बार जय हिंद और चलो दिल्ली के नारे लगवाने शुरू कर दिए और कांग्रेस ने आईएनए अफसरों की मदद के लिए 17 सदस्यीय कानूनी टीम बनाई। 5 नवंबर को लाल किले में मुकदमा शुरू हुआ। खाकी कपड़ों में आए 3 अफसरों ने नेहरू को सलूट किया और फिर उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। लंबी सुनवाई के बाद 31 दिसंबर 1945 को तीनों को आजीवन कारावास सुनाया गया, लेकिन यह फैसला ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि देश में गुस्सा विस्फोट की तरह फूट पड़ा। बच्चे सड़कों पर निकलकर आजाद फौज छोड़ दो, लाल किला तोड़ दो के नारे लगा रहे थे। शहर शहर प्रदर्शन, लाहौर में दिवाली तक नहीं मनाई गई। मुस्लिम लीग, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा एक साथ इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के समर्थन में खड़े हो गए। और तो और ब्रिटिश आर्मी में मौजूद भारतीय सैनिकों और नाविकों यानी नेवी अधिकारियों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। दबाव इतना बढ़ा कि 3 जनवरी 1946 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ आचे निलेक ने 3 की सजा माफ कर दी। उसी शाम वे लाल किले से रिहा हुए और अगले दिन भव्य स्वागत रैली में शहनवाज खान ने कहा, पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों की इच्छा के सामने झुका है। यह वही क्षण था जब अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत पर शासन अब संभव नहीं, और इसी मुकदमे ने स्वतंत्रता का असली काउंटडाउन शुरू कर दिया। इसका पहला संकेत तब मिला जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने ऐलान किया, मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के लोग ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन अगर वो आजाद रहना चाहेंगे तो उनको ये फैसला लेने का हक है। और जल्दी ही भारत को आजाद करने की घोषणा कर दी गई। तो दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों ही क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आपके हिसाब से इन दोनों फ्रीडम फाइटर्स में से किसने भारत को आजाद करवाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया? और नेताजी ने इतने बड़े योगदान के बावजूद भारत को आजाद करवाने का श्रेय सिर्फ गांधी जी को देना गलत नहीं कहा? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए, ताकि हमारे महान देश भारत की आजादी की कहानी हर कोई जान पाए। और देश के इतिहास से जुड़े ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।